नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आरक्षण के लिए जाट समुदाय का दिल्ली में प्रदर्शन। हरियाणा में 13 मार्च से असहयोग आंदोलन, दिल्ली कूच करने की चेतावनी। चुनाव आयोग ने बीएसपी के बैंक खातों पर मांगा जवाब। मायावती ने कहा, बोनस वोट पाने का बीजेपी का सपना नहीं होगा पूरा। उत्तर प्रदेश में छठे दौर का प्रचार पूरा। पंजाब सरकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बनानी होगी सतलुज यमुना लिंक नहर। पंजाब की केंद्र से मध्यस्थता की अपील। मद्रास हाईकोर्ट से पेप्सी और कोक को राहत। नदी का पानी मिलने का रास्ता साफ, लोगों का विरोध प्रदर्शन। और रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देंगे भारत और अमेरिका। विदेश सचिव की अमेरिकी एनएसए और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से मुलाकात। भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की है। वॉशिंगटन में विदेश सचिव और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच मुलाकात में रक्षा साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा हुई है। विदेश सचिव ने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जयशंकर की यह तीसरी अमेरिकी यात्रा है। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश सचिव एस जयशंकर की मुलाकात वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर से हुई। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि मैकमास्टर 10 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। दोनों अधिकारियों ने रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देने पर चर्चा की। इनमें सुरक्षा, आतंकवाद का खात्मा और रक्षा साझेदारी के मुद्दे अहम रहे। विदेश सचिव की मुलाकात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष पॉल रेयान से भी हुई। इस बैठक में आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पॉल रेयान ने बयान में कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते लोकतंत्र और आजादी के साझा मूल्यों से बंधे हैं। दोनों देशों के पास आर्थिक और रक्षा साझेदारी मजबूत करने का सुनहरा मौका है। पॉल रेयान ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कंसास में एक भारतीय इंजीनियर की हत्या पर शोक जताया। इस हत्या के बाद अमेरिका में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा अहम हो गया है। विदेश सचिव ने दोनों बैठकों में भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अमेरिका में ही नहीं, जहां भी इस तरीके की जरूरत होगी, सरकार हमेशा उच्च अधिकारियों के साथ दूसरे देशों में एंगेज रहेगी, उनके साथ इस बारे में बात करती रहेगी और इस मुद्दे को पर आगे भी हम उनसे एंगेज रहेंगे। H-1B वीजा पर अमेरिकी नीति को लेकर भी भारत में चिंता है। घरेलू स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए H-1B वीजा की शर्तों को कठोर बनाने की कोशिश हो रही है। इससे सीधे तौर पर भारत के IT पेशेवरों पर असर पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस में इस पर नरम रुख अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि वीजा देते वक्त योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताएं कि जो अमेरिकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें वहां के NSC की क्या भूमिका है, उनकी कितनी से है और हमारे विदेश सचिव का उनसे मिलना कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नए बने हैं अभी, लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर, इनकी बहुत हाई रेपुटेशन है और सब लोगों ने बहुत वेलकम किया है उनको। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई सीनियर कैबिनेट ऑफिशियल्स के जो अपॉइंटमेंट के बारे में कई बार ऑब्जेक्शंस आ रही थी, तो मेरे ख्याल से इनके बारे में जो है बहुत इनकी रेपुटेशन है एंड इज़ वेरी हाईली रिगार्डेड बाय एवरीवन। तो मेरे ख्याल से ये जो उनके साथ मीटिंग होना, ये बहुत बड़ी बात है कि इस समय जब उन्होंने अभी हाल में इतने और उनके काम हैं, उसमें उन्होंने भारत के फॉरेन सेक्रेटरी को मिले हैं, डिस्कशंस हुए हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो स्पीकर हैं पॉल रायन, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और भी कई सारी मुलाकातें होनी है। तो हमको पूरा ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका आने के लिए न्योता दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने उनको भारत बुलाया है, तो उसमें मुझे लगता है कि आगे जो है बात बढ़ सकती है। जो ये जयशंकर जी हमारे
विदेश सचिव हैं, वो तीसरे दौरे पर वहाँ गए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंधों में और क्षेत्रीय विचारधाराओं में भी हमको आपस में मिलजुल कर बात करनी है, खासकर आतंकवाद के बारे में। और जिस तरीके से एशिया के मुल्कों पे चीन का दबाव पड़ता चला जा रहा है कि उसको किस तरीके से जो है ठीक तरीके से लगाया जाए कि हमारी आर्थिक प्रगति भी चलती रहे और साथ ही साथ सब देश जो है शांतिपूर्वक ढंग से काम कर सकें। सर, विदेश सचिव का वैसे तो ये तीसरा दौरा है, लेकिन इस दौरे में खासकर जो बदला निजाम है अमेरिका का, उससे हमें कितना आश्वस्त होना चाहिए। आपने सुरक्षा की बात की, आतंकवाद की बात की, जो भारत और अमेरिका के साझा चिंताएं हैं। और ट्रंप के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा मुखर अगर किसी चीज को लेकर है तो वो एक अपने राष्ट्रवाद को छोड़कर आतंकवाद पर सबसे ज्यादा मुखर हैं। उनसे हम कितनी उम्मीदें जताएं बदले निजाम में? देखिए, हमारे ख्याल से जब ये बातचीत होगी, क्योंकि अमेरिकन्स भी जो है मुझे लगता है कि अब ओपन माइंड से भारत के विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति ट्रंप की अभी कांग्रेस के सामने स्पीच रही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी उनके डिपार्टमेंट्स और जो सेक्रेटरीज वगैरह अभी तक उन्होंने एडवाइस दी है और जो उनके और सुरक्षा मामलों के सलाहकार हैं, उनको पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात की है। और देखिए, जिस तरह से पहले चल रहा था कि इमिग्रेशन के मसले पर फॉरेन कम्युनिटीज़ को, फॉरेन ओरिजिन के लोगों को वहाँ पे बहुत एक तरीके से मैं कहूँगा दबाव में आ गए थे, उसको जो है दबाव को उन्होंने हटाया है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को अपना अपना जो है, जो भी रिलीजियस उनके अपने विचारधाराएं हों, उनको पूरा आगे बढ़ने का पूरा उनको मौका मिलना चाहिए। ये अमेरिका का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात मानी है कि भारत के लोगों ने अमेरिका के यहाँ जाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो जो इमिग्रेशन में अगर पॉइंट वाइज सिस्टम कुछ वो लगाना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन बेस्ड, तो मेरे ख्याल से उसमें भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भारत के लोगों ने जाके, नेस्कॉम के लोगों ने जाके अपनी चिंताएं जाहिर की थी, अमेरिकन कंपनीज ने भी चिंताएं जाहिर की हैं, तो मेरे ख्याल से उसका असर पड़ा है। तो ये अच्छी बात है कि विदेश सचिव हमारे जाके पूरे तरीके से खाली भारतीय समुदाय के और भारतीय मूल के लोगों के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंधों में किस तरीके से आगे जो है हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। और इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आतंकवाद जो है, उनके जो नेशनलिज्म के मसले के साथ साथ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जो भी उन्होंने अभी तक समीकरण बनाए थे, चाहे नेटो का हो, चाहे कोई और आर्थिक रूप से बनाए गए, जैसे ये टीपीपी बनाया था, कहते हैं कि वो आतंकवाद को तो कुछ निपट ही नहीं रहा है, बल्कि आतंकवाद को और बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से भारत का इसमें जो है पूरे विचारों के साथ में जो अपना वो रखेंगे आगे, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि भारत में मैं कहूंगा कि एक प्रकार से बिल्कुल यूनिक तरीके का भारत का अपना सिस्टम है। जी, और एक संक्षेप में सर, मैं आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे चाहूंगा उसका उत्तर। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि हो सकता है मई के आसपास प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हो, और अगर उस वक्त मुलाकात नहीं हुई तो हैम्बर्ग में जो G20 सम्मेलन होगा वहां पर तो दोनों नेता मिलेंगे ही। मुझे संक्षेप में बताइए कि ओबामा से नरेंद्र मोदी की जो ट्यूनिंग थी, क्या वो आगे बरकरार रहेगी या और प्रगाढ़ होगी? किस तरह का प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं ट्रंप और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो जुगलबंदी होगी? देखिए, हमको तो लगता है कि ये जुगलबंदी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। जिस तरीके से ट्रंप ने जो है मोदी का जो नारा एक तरीके से अपने चुनाव के दौरान भी लगाया था, भारतीय समुदाय को अपने साथ में मिलाने के लिए, तो हमें लगता है कि उनको इजराइल के बारे में सबसे ज्यादा उनकी चिंताएं हैं, लेकिन भारत के बारे में और भारत के जो विचारधारा है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से उससे वो अवगत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं गन्ना किसानों की बेहाली पर। 5 करोड़ किसानों के लिए लाइफलाइन है गन्ना। लागत तो बढ़ रही है पर जो मिल रहा है वो रेट कम मिल रहा है। यूपी के लाखों किसानों का 2 वर्षों में हुआ सबसे बुरा हाल। 2 महीने हो गए, न तो पेमेंट का पैसा मिलता और न कर्मचारी को 2 महीने से सैलरी मिली।
कड़वाहट घोल रही हैं चीनी मिलें। घाटे की खेती फिर भी किसानों का भारी बकाया। देखिए हमारी खास छानबीन बेहाल गन्ना किसान, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए चल रहा प्रचार शाम 5 बजे थम गया। इससे पहले चुनाव में उतरी तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। चुनाव के आखिरी 2 चरण के लिए बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पूर्वांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गुरुवार को महाराजगंज और वाराणसी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले 3 साल में युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। जहां भी जाओ उत्तर प्रदेश में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में युवाओं से पूछो क्या करते हो, हाथ हिला के ऐसे कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। बलिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के तमाम काम गिनाते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने 7वें दौर के लिए रैलियां की। उन्होंने चंदौली और बदौही में रैलियों में विरोधी पार्टियों की जमकर आलोचना की। मायावती ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं दिखा पाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आजमगढ़ में चुनावी रैली की और गोरखपुर में रोड शो में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी सरकार से परेशान लोग बीजेपी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश का गांव-गांव, नगर-नगर एक जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान है। यूपी की जनता ने तय किया है अब की बार। इसके अलावा कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर समेत दूसरे नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। श्याम सुंदर के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस दौर में 7 जिलों की कई अहम सीटों पर लोगों की अभी से निगाहें टिक गई हैं। छठे दौर में करीब 1.25 करोड़ मतदाता 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीएसपी ने सभी 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी 45, समाजवादी पार्टी 40, आरएलडी 36 और कांग्रेस 10 सीटों पर मैदान में है। छठे दौर में 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस दौर में आजमगढ़, गोरखपुर समेत 7 जिलों में मतदान होना है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस इलाके में एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। चुनाव आयोग ने बैंकों में जमा कराई गई रकम पर बीएसपी से जवाब मांगा है। पार्टी ने नोटबंदी के दौरान दिल्ली के एक बैंक में 104 करोड़ रुपए जमा कराए थे। प्रवर्तन निदेशालय को जांच के दौरान इसका पता चला था। हालांकि पार्टी प्रमुख मायावती ने तब साफ कहा था कि इस पैसे का बीएसपी के पास पूरा हिसाब है। ये रकम कार्यकर्ताओं से जमा चंदे का हिस्सा है। बात मणिपुर की कर लेते हैं। मणिपुर में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 4 फरवरी को 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले दौर के लिए कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया। मणिपुर में 4 मार्च को पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार थमने के बाद मतदाता अब वोट डालने का मन बना चुके हैं। मणिपुर में मोटे तौर पर इस बार आर्थिक नाकेबंदी, विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो मतदाताओं के मिजाज को प्रभावित कर रहे हैं। Rampant corruption is there. A change happening in the form of governance, polity. Some problems here in my place. There is no any. There's good things that I can, but I have to choose one of them. It is better. इस दौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष टी.एन. हॉकिप, बीजेपी उपाध्यक्ष शरद चंद्र और इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी के संयोजक इरेंद्रो लाइचोम्बम समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस दौर में कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह मुस्तैद है और विद्रोही संगठन अब तक चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण रवैया दिखा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय सारे समूहों ने यह किया है कि वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग चुनाव में भाग लें, और इसका मतलब यह है कि चुनाव स्वच्छ होगा और चुनाव शांतिपूर्ण होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए
कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। हरियाणा में चल रहा जाट आरक्षण आंदोलन दिल्ली पहुंच गया है। आरक्षण समेत 7 मांगों को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने जंतर मंतर पर धरना दिया और संसद का घेराव करने की कोशिश की। जाट प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जल्द ही दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये हैं जाट समुदाय के लोग, जो आरक्षण समेत दूसरी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से जाट दिल्ली पहुंचे। अपनी मांगों और सरकार के रुख से नाराज जाट प्रदर्शनकारियों ने संसद का घेराव करने की भी कोशिश की। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने चेतावनी दी है कि जाटों की मांगे नहीं मानी गई तो वो दिल्ली का घेराव करेंगे। 50 लाख लोग होली के बाद दिल्ली में घुसेंगे और वे अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अनिश्चित काल के लिए आएंगे। कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन सरकार साजिश रचेगी तो निश्चित रूप से उसमें यह गाज भी हो सकती है। जाट हरियाणा में 13 मार्च से असहयोग आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने बिजली पानी का बिल और बैंक का लोन न चुकाने का ऐलान किया है। जाट अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से हरियाणा के सभी जिलों में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जाट समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए और इसे संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। इसके अलावा पिछले साल फरवरी में आंदोलन के दौरान मारे गए जाट युवाओं के परिजनों को नौकरी दी जाए। जाट युवकों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं और गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो। साथ ही जातीय द्वेष फैलाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग शामिल है। जो बच्चे जेल में बंद पड़े हैं उनको छोड़ना चाहिए और जिन बच्चों पे केस दर्ज हुआ है उनका केस हटाने चाहिए और जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार का कहना है कि जाटों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन आरक्षण का मामला अदालत में लंबित है। पिछले साल हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें माल भाड़ा संबंधी कार्य योजना, डबल स्टेक कंटेनर सेवा और रोरो सेवा शामिल है। रोरो सेवा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को काफी फायदा होगा। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेल की रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो सेवा से एक नई उम्मीद जगी है। रोरो सेवा का शुभारंभ रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। रोरो सेवा का रूट 82 किलोमीटर का है। रोरो सेवा के तहत गुड़गांव में गढ़ी हरसारू से लदे ट्रक पटेल नगर, दिल्ली सफदरजंग, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद के रास्ते मुरादनगर तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण घटेगा और सड़कों पर भीड़ कम होगी। This will lead to a very positive cascading effect on the economy as a whole. So I think this is extremely important and I hope people will understand the larger picture of this. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज 25,000 हैवी ट्रकों समेत 66,000 ट्रक आते हैं। 15,000 ट्रक केवल दिल्ली से गुजरते हैं। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित है। ऐसे में रोरो सेवा से दिन में भी ट्रकों की आवाजाही संभव हो सकेगी। ट्रकों को 1400 से 2600 रुपए तक लगने वाला ग्रीन टैक्स भी नहीं देना होगा। वहीं दिल्ली में 500 से 900 रुपए तक लगने वाले टोल टैक्स के अलावा डीजल और समय की भी बचत हो सकेगी। वहीं रेलवे को इससे अतिरिक्त माल भाड़ा भी मिल सकेगा। So this is another very interesting initiative. We are already working on it in Konkan Railway, and that has been very successful. This will give us extra revenue also. रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग में आधार को भी अनिवार्य करेगा। 1 अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों को छूट लेने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा। इसका मकसद दलालों पर रोक लगाना है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में आईसा के मार्च के जवाब में आज एबीवीपी ने मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीयू कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात हैं। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। डीयू बचाओ का नारा लगाते ये हैं एबीवीपी के छात्र, जिन्होंने भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में गुरुवार को मार्च निकाला। कि दिल्ली विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी 21 फरवरी को की गई,
पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी वामपंथियों के द्वारा की गई थी। हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से और केंद्र सरकार से हमें मांग करते हैं, दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे देशद्रोही तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इससे पहले मंगलवार को लेफ्ट छात्र संगठनों ने डीयू में मार्च निकाला था। दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। आपकी बात से सहमत नहीं होने वालों की मार पिटाई की जाती है, ये देश हित के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बातें कहने का जनता फैसला करेगी कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कोर्ट के सामने ये साबित हो चुका है कि जो वीडियोस जो दिखा रहे वो सब वीडियोस जो है डॉक्टर्ड है। तो क्या बातें कर रहे हैं? वो कौन होते हैं अपने आप को अपॉइंट कर ले कि भाई हम तय करेंगे कौन है देशभक्त, कौन है देशद्रोही। वही केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रवाद को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है हम लोग उसको आगे रखेंगे। दिल्ली के रामजस कॉलेज में वाम दलों के छात्र संगठनों की ओर से पिछले हफ्ते सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका एबीवीपी ने विरोध किया था। इसको लेकर मारपीट हुई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि विश्वविद्यालय बहस की जगह है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोच्चि के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को तर्कों के साथ चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रचनात्मकता और आजाद ख्यालों को बढ़ावा मिलना चाहिए। राष्ट्रपति का यह बयान दिल्ली के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के बाद आया है। फ्री एक्सप्रेशन which are essential to advance a nation. Can we put a record of this thinking? सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक नहर पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब को हर हाल में नहर बनानी होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि पंजाब को 5 सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला मानना होगा। पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि पीठ का फैसला बाध्यकारी नहीं है क्योंकि ये फैसला सलाहकारी था। उन्होंने कहा कि पंजाब का कानून अभी भी मान्य है। हरियाणा सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर पंजाब की बात मानी गई तो इससे संघीय ढांचा खतरे में पड़ जाएगा। पंजाब ने इस मामले में केंद्र सरकार की मध्यस्थता की मांग भी की है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। तमिलनाडु में व्यापारियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स के बहिष्कार के बीच पेप्सी और कोक को मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को तिरुनेलवेली जिले की तमीरापरानी नदी का पानी इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर इन दोनों कंपनियों के प्लांट हैं। नवंबर में हाईकोर्ट ने पानी देने पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि पेप्सी और कोका कोला कारोबारी लाभ के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हजारों किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं कंपनियों का दावा था कि वो सिर्फ अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल करती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग कांड की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए तैयार नहीं थी। कोर्ट ने इस मामले पर 20 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले साल जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस और अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी दलों ने इस हिंसा के लिए राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के वेतनमान में 70% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार के फैसले पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुहर लगा दी है। हालांकि इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया है। दिल्ली में सरकारी विद्यालयों में करीब 17,000 अतिथि शिक्षक हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान के काबुल में हुए धमाकों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। दिल्ली में डीआरडीओ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और धमाकों के आसपास की तस्वीरें उन्होंने देखी हैं वो काफी विचलित करने वाली हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
काबुल में बुधवार को हुए 2 धमाकों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।